हेलो एवरीवन, मैं विनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेक थ्रू डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे एक न्यू सीरीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी एक मेजर सेक्शन होता है हमारे जीएस सेक्शन में, जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो उसी में से आज हम पहले एक्सप्लोर करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 3 सेक्शन होते हैं और उन 3 सेक्शन का अलग अलग तरीके का मीनिंग होता है और उन तीनों सेक्शन को मिलाकर के कंबाइनली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। वो 3 सेक्शन कौन से होते हैं? पहला जो है उसे कहा जाता है प्रिएम्बल, हिंदी में इसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। अगला जो है उसे कहा जाता है शेड्यूल, हिंदी में जिसे अनुसूचियाँ कहा जाता है। और अगला सेक्शन बनता है हमारा पार्ट्स, जिसे कहा जाता है भाग। तो ये 3 सेक्शन होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और अब शेड्यूल जो है वो आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो 12 शेड्यूल होते हैं। शुरुआत में 8 थे और आज 12 हैं। उसी तरह से अगर हम पार्ट्स की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 पार्ट थे, बट आज 25 पार्ट्स हैं, जिनमें नेशन के अकॉर्डिंग जितने रूल्स हैं उनको आर्टिकल के फॉर्म में लिखा हुआ है। और आर्टिकल्स टोटल कितने? 395 ओरिजिनली। बाद में कई सारे ऐड हुए, अब उनको भी अगर ऐड कर लिया जाए तो टोटल आर्टिकल बनते हैं हमारे 448। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करें तो उसके 3 सेक्शन हमें मिलते हैं, प्रेम्बल, शेड्यूल और पार्ट्स। और एक एक करके हमें अपना जो टॉपिक्स है उनको रेडी करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेम्बल की। प्रेम्बल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्रेम्बल जिसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, जिसको पढ़ कर के हमें पता चलता है विजन कि हमारे जो मेकर्स थे, जिन लोगों ने संविधान बनाया, तो किस सोच के साथ उन्होंने संविधान बनाया, उनकी क्या सोच थी, क्या थिंकिंग थी, किस तरह का सपना था उनका देश को लेकर के। उनके उन थिंकिंग को, उनके उस विजन को अगर हमें जानना है, समझना है, तो वो हमें प्रेम्बल से पता चलता है। एक छोटा सा प्रेम्बल है, ठीक है, जिसमें कई सारे वर्ड मेंशन हैं अलग अलग तरह के, जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। उसमें कई सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक, इंटेग्रिटी, यूनिटी, फ्रीडम की बात की गई है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रीडम की, जस्टिस की बात की गई है, यूनिटी, इंटेग्रिटी की बात की गई है। तो इस सब तरह के अलग अलग तरह के वर्ड्स उसमें मेंशन होते हैं। बट हमारा जो प्रेम्बल है उसमें 3 वर्ड ऐसे हैं जो शुरुआत में नहीं थे, जिनको बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, जिनको बाद में ऐड किया गया। तो वो बहुत फेमस क्वेश्चन है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि वो कौन से 3 वर्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि जो हमारे प्रेम्बल में बाद में जोड़े गए, और उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट। उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट किया जाएगा। तो वही देखता है कि कौन सा अमेंडमेंट था और कौन से वो 3 वर्ड थे जिनको बाद में ऐड किया गया। तो उन 3 वर्ड को ऐड करने के लिए होगा अमेंडमेंट। तो बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 3 new words have been added in preamble. 3 new words have been added in preamble such as, ठीक है, वो 3 वर्ड कौन कौन से? पहला वर्ड मिलता है हमें सोशलिस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है समाजवाद। दूसरा जो वर्ड है उसे कहा जाता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। कुछ किताबों में उसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, बट एक्चुअल में पंथ निरपेक्ष। और अगला होता है इंटेग्रिटी, यानी अखंडता। ये 3 वर्ड हैं, जो 3 वर्ड हमारे प्रेम्बल में बाद में ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू।
अमेंडमेंट कौन सा? 42। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि हमारे प्रेम्बल में 3 नए वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए। ठीक है, 3 वर्ड, सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। अब इन तीनों के ना अपने अलग अलग मतलब भी होते हैं, मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होती है एक विचारधारा, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है। एक को कहते हैं कैपिटलिस्ट, जिसको हिंदी में पूंजीवाद भी कहा जाता है, और उसके ऑपोजिट सोशलिस्ट, जिसे समाजवाद कहा जाता है। दोनों आइडियोलॉजी का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। जो कैपिटल आइडियोलॉजी है, कैपिटल आइडियोलॉजी का ये अप्रोच है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम कंपनियां चलाना, बैंक चलाना, बिजनेस करना नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम होता है, देखिए, कि लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करे, नेशन को प्रोटेक्ट करे। यही गवर्नमेंट का काम है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। इकोनॉमी को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए इकोनॉमी को खुला छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम से कम होना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी होती है जिसको कहते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। उसी के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी होती है समाजवाद, यानी सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है ये कैपिटलिस्ट के बिल्कुल अपोजिट है। ये गवर्नमेंट की मैक्सिमम पावर पर फोकस करते हैं। गवर्नमेंट की मैक्सिमम पावर, कि गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। कि इकोनॉमी में क्योंकि सभी लोग इक्वल नहीं होते, समाज में कुछ ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं, और उन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट की होती है। और इसीलिए गवर्नमेंट को समाज के ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास हो, और इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर हो और गवर्नमेंट का मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो। तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम पावर को जो आइडियोलॉजी सपोर्ट करती है, उस आइडियोलॉजी को कहा जाता है सोशलिस्ट। तो हमारे प्रेम्बल में सोशलिस्ट लिखा गया। उसके बाद अगला वर्ड ऐड किया गया सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, या आम भाषा में धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। अब सेक्युलर, सेक्युलर से क्या मतलब होता है? एक ऐसी कंट्री, ठीक है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, बट देश की गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देती है, इक्वल रेस्पेक्ट करती है। देश का अपना कोई नेशनल रिलीजन नहीं होता। गवर्नमेंट की नज़र में सभी रिलीजन इक्वल है, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट दी जाएगी, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी को परेशान या सताया नहीं जाएगा, किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे, कोई कल्चर, कोई आइडियोलॉजी रिलीजन के नाम पर किसी पर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। तो इसको कहा जाता है क्या? सेक्युलर। ये वर्ड ऐड किया गया। और अगला होता है इंटेग्रिटी, यानी अखंडता। देखिए, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है यूनिटी और एक होता है इंटेग्रिटी। दोनों ही वर्ड हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। यूनिटी वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? लोगों के लिए, पीपल। लोगों में यूनिटी होनी चाहिए कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, यूनिटी के साथ रहे। और एक वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वर्ड यूज़ किया जाता है लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, लैंड, ज़मीन, कि देश से किसी को भी अलग होने की इजाज़त, परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, देश से किसी को भी अलग होने की इजाज़त या परमिशन नहीं दी जाएगी। भाई, हमारे देश में बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन चलते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए, फिर खालिस्तान बनाने की मांग होती है, फिर अभी कभी असम में एक मांग होती थी बोडोलैंड बनाने की, नागालैंड को अलग करने की कभी डिमांड होती थी, कभी तमिलनाडु में साउथ को भी अलग होने की डिमांड हुआ करती थी। तो इस तरह के देश में जो अलगाववादी आंदोलन है वो हमेशा से रहे हैं। तो इसीलिए प्रेम्बल में क्या वर्ड ऐड किया गया? इंटेग्रिटी, कि भाई देश से किसी को भी अलग होने की इजाज़त नहीं है, देश से किसी को भी अलग होने की परमिशन नहीं है। तो ये 3 वर्ड हैं जो कि हमारे प्रेम्बल में बाद में ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। अब ये जो देखो अमेंडमेंट है भाई, आज़ादी से लेकर के आज तक, आज़ादी से लेकर के आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज़ादी से आज तक हमारे 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उनमें से जो 42nd अमेंडमेंट है ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट अमेंडमेंट है। जब ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट अमेंडमेंट है, इसीलिए जितने लॉ एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, उन्होंने इसको नाम दिया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने इसको नाम दिया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि इंडिया का ये सबसे बिगेस्ट अमेंडमेंट था। अब एक बात और इन्फॉर्मेशन हमें जाननी जरूरी है प्रेम्बल के रिगार्डिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर करके आपको दिखाया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 सेक्शन होते हैं, प्रेम्बल, शेड्यूल और पार्ट्स। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न था कि प्रेम्बल एक ऐसे ट्रेडिशन के तौर पर बनाया गया है या वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत फेमस एक जजमेंट आया, केशवानंद भारती केस 1973। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया कि भाई जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल एक ट्रेडिशन के तौर पर नहीं लिखा हुआ है। जो प्रेम्बल है वो उसका एक मीनिंग है, एक मतलब है। उसको एक प्लानिंग के तहत, एक सोच के तहत ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसीलिए जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और तब से ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया और तब से लेकर के आज तक इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर करें तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, और उसी का हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल में 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ामों में, और हमारी ये सभी इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक, तो ये हमारा आज का एक छोटा सा आपके साथ एक इंट्रैक्शन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। ठीक है, और इसी तरह की बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके साथ में लाते रहेंगे। फ़िलहाल की इस वीडियो में इतना ही।